कैसे हैं आप? स्वस्थ ही होंगे। तो लास्ट क्लास में हम अपन ने कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय 4 जो है उसका पार्ट 1 के बारे में अपन ने पूरा अध्ययन किया था। आज लेकर आया हूँ मैं कार्बन एवं उसके यौगिकों के पार्ट 2 का आगे वाली क्लास। ठीक है, अब देखते हैं अपन कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो पिछली क्लास में अपन ने जो है कार्बन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसके अलावा कैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन का नामकरण किया जाता है वो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं पढ़ी, सामान्य संरचनाएं पढ़ी, और उसके साथ में क्रियात्मक समूह क्या होता है, विषम परमाणु क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है आदि के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। और पुराने वाले प्रश्न जो हैं बोर्ड में आए हुए उनके ऊपर भी चर्चा की थी। अब आगे अपन पढ़ते हैं आज कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है दहन। कौन सी अभिक्रिया है? दहन। तो बच्चों ये जो है दहन के ऊपर 2012, 2013 और 2017 इन 3 वर्ष जो है बोर्ड परीक्षाओं में दहन के बारे में जो है पूछा जा चुका है। तो अपन अब बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन है वो साथ साथ में लेकर चलेंगे कि भाई कौन से वर्ष में ये सवाल इसमें से पूछा गया था। ठीक है, तो या तो इसमें दहन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दहन क्या होता है, या फिर कोई भी अभिक्रिया दे दी जाती है उसको पूरा करना होता है, पहचानना होता है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दहन को। दहन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसे दहन कहते हैं। अब ये अपन पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। तो जब कार्बन को, किसको? कार्बन को अगर कार्बन या उसके जो यौगिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश इनका निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, तो दहन किसे कहते हैं कि जब कार्बन या उसके जो बने यौगिक है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और साथ में प्रकाश बनता है। इस अभिक्रिया को अपन दहन कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि अगर अपन कार्बन को जला रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कार्बन के अंदर केवल कार्बन ही है, ठीक है ना, यानी उसका कोई यौगिक नहीं है। उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है, तो उस समय जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर जल का भी निर्माण होगा। किसका? जल का। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवल अगर कार्बन है तो केवल CO2 बनेगी, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं उपस्थित यौगिक के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हमेशा जल का निर्माण होता है और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया है, ये कार्बन है, इस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, और उसके अलावा ऊष्मा और प्रकाश जो यहाँ पर उत्पन्न होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मेथेन। ठीक है, मेथेन का दहन, किसका दहन है? मेथेन। अब ये सवाल प्राकृतिक गैस के दहन के नाम से भी आ सकता है या मार्स गैस के दहन के नाम से भी आ सकता है, आपको विचलित नहीं होना है। ठीक है, मेथेन कह दो, मार्स गैस कह दो या प्राकृतिक गैस कह दो, एक ही चीज़ है। उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और साथ में जल और प्रकाश व ऊष्मा जो है यहाँ पर उत्पन्न होगी। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। इस एथेनॉल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो अब यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ गए, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में जल बनेगा और ऊष्मा और प्रकाश जो है यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इसमें दहन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन या उसके जो यौगिक होते हैं उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पर साथ में उत्पन्न किए जाते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखोगे कि जब कार्बन ही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, और जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का निर्माण होगा और ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होगी।
अब कुछ विशेष बातें वो अपने को ध्यान रखनी है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, जब उसको जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, तो हमेशा स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी? स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ध्यान रखना बच्चों के संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो हमेशा वो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ ही जलती है। जैसे अपने घरों के अंदर जो गैस वाला चूल्हा होता है उसमें वो जो ज्वाला है वो नीले रंग की दिखाई देती है, आप सब घरों में देखते ही हो। तो वो उस एलपीजी की जो टंकी आती है उसके अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी उसमें 2 गैसें होती है। आपको याद रखना है कौन कौन सी एलपीजी की, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मार्स गैस के बारे में पूछते हैं उसी तरह एलपीजी के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई एलपीजी में फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और उसके अंदर मुख्यतः एक होती है प्रोपेन और एक होती है ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये संतृप्त है, भाई एल्केन के हैं तो ये क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के इन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधी होता है। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो हमेशा स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल घुमाने के लिए जो ये दे सकता है कि भाई एलपीजी के अंदर इसका पूरा नाम क्या है और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उनकी सामान्य संरचना बनाइए। तो आपको ध्यान रखना लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और थोड़ी सी मात्रा में अन्य जो है गैसें भी होती है, लेकिन मुख्य जो गैसें हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन भरी होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो अत्यधिक काले धुएं वाले पीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी ज्वाला? पीली। तो आपने देखा होगा कि भाई ये केरोसिन के जो स्टोव होते थे पुराने टाइम में, उसको जब जलाया जाता था तो वो अत्यधिक काले धुएं और पीली ज्वाला के साथ जलता है। या उसके अलावा आपने देखा होगा लकड़ियों को जब जलाया जाता है तो काले धुएं के साथ जलती है और पीली ज्वाला होती है। कैसी? पीली, ठीक है ना। तो उससे को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि भाई अगर किसी 2 पदार्थों को जलाया जाता है, एक नीली ज्वाला के साथ जलता है और एक पीली ज्वाला के साथ जलता है, और दे देगा कि भाई ए जो है वो नीली ज्वाला के साथ और बी जो है वो पीली ज्वाला के साथ जलता है, तो कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। तो आपको बताना होगा कि नीली ज्वाला के साथ जल रहा है ए इसलिए वो संतृप्त है और पीली ज्वाला के साथ जल रहा है बी इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये इनकी पहचान है, ठीक है। क्या है पहचान? के नीली के साथ संतृप्त जलेगा और पीली के साथ असंतृप्त जलता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन और होती है कि यदि वायु की आपूर्ति कम हो, यानी जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो भी कजली यानी काली ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं देते हैं काला, ठीक है ना। तो कजली ज्वाला यानी पीली ज्वाला के साथ ही जलेंगे और उसमें क्या होगा, काले रंग का धुआं उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है नोट में से ही कि घरों के अंदर जो चूल्हे होते हैं, घरों के अंदर क्या होता है, चूल्हे, ठीक है नहीं, घरों में गैस के जो चूल्हे होते हैं, कौन से, गैस के चूल्हे, ठीक है ना, उसमें देखा होगा कि ऐसा गैस का चूल्हा होता है इस प्रकार से, ठीक है। वो कटोरी नुमा होती है ऊपर और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है ना। यानी गैस का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर देखना कि बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है ना। अब ये छेद क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलती रहे, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी ज्वाला, नीली। लेकिन कई बार क्या होता है, इन छिद्रों के अंदर जो है अशुद्धियाँ आ जाती है, यानी कोई कचरा या कोई पदार्थ गिर जाता है तो ऑक्सीजन का जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वायु की आपूर्ति कम हो जाती है और ये जो नीली ज्वाला के साथ जलता था वो
पीली ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ कर देता है और नीचे से बर्तन जो होते हैं वो काले होने प्रारंभ हो जाते हैं। तब इनकी सफाई करके वापस इसको जो है साफ करेंगे, तो साफ करने के बाद पुनः ये छिद्र जो है खुल जाते हैं और इसमें जो है वायु प्रचुर मात्रा में प्रवेश करती है, जिससे वो वापस नीली ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना है कि घरों के अंदर जो गैस के चूल्हे होते हैं, जो स्टोव होते हैं, उसमें छिद्र बनाए जाते हैं। क्यों? तो ध्यान रखना है कि भाई ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में हमेशा नीली ज्वाला के साथ ही जलते हैं, इसलिए इन छिद्रों की सहायता से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है और वो हमेशा नीली ज्वाला के साथ ही जलते हैं। ठीक है, ये था आपके दहन। फिर आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन का योग। जैसे उपचयन अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था, उपचयन वही चीज है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई दहन के अलावा, यानी एक तो दहन के द्वारा अपन ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं और दूसरी जो है कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकारकों की मदद से भी ऑक्सीकृत किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। क्या देंगे? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। और इन ऑक्सीकारकों का स्वयं का क्या होता है? अपचयन हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन दे देंगे, तो ये ऑक्सीजन देंगे तो इनसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इनका स्वयं का तो अपचयन होता है, लेकिन वो दूसरों का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण यानी उपचयन कर देते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक, उनका ऑक्सीकारकों की सहायता से, किसकी सहायता से? ऑक्सीकारकों की सहायता से ऑक्सीकरण यानी उपचयन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और उनका स्वयं का क्या होता है? अपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इनसे बाहर निकल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। अब ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल पूछ ले तो याद रखना, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, और उसके अलावा अम्लीकृत K2Cr2O7, K2Cr2O7 जो होता है, ठीक है ना, ये दोनों जो है ऑक्सीकारक होते हैं। अब इनके पास देखो, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसलिए अभी किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो है किस प्रकार से होती है, अपने एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान रखना। ये है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। CH3CH2OH है, तो एथेनॉल नाम होगा इसका। ठीक है ना, 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है, और OH जुड़ेगा तो पीछे और जो ऑल जोड़ दो तो एथेनॉल हो जाएगा। अब ये आ गया अपने क्षारीय KMnO4 और ये आ गया अम्लीकृत K2Cr2O7। ठीक है ना, तो क्षारीय KMnO4 इसका पूरा नाम है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, KMnO4 क्या होता है? KMnO4 जो होता है क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। और दूसरा जो होता है K2Cr2O7, ये क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनका पूरा नाम याद रखना है, पोटेशियम जो है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है एथेनॉल को, किसको? एथेनॉल को, तो इस एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी इस जगह पर आकर जो है क्या होता है? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए इधर किस प्रकार से होती है अभिक्रिया। ये CH3, यहाँ पर मैं जो है हाइड्रोजन जो है वो अलग कर देता हूँ इससे, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर ये है OH। क्या होता है? OH। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और एक ये हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा CH3C। अब 2 हाइड्रोजन चले गए तो 2 डबल बॉन्ड खाली हो जाते हैं और यहाँ पर आके एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या बन जाता है? ये बन जाता है अपने एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है,
इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल का जो है निर्माण होता है। तो सवाल आ जाए कि भाई एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति में होता है? दो ऑक्सीकारक में से कोई भी एक ऑक्सीकारक ले सकता है। एक तो क्षारीय KMnO4 और दूसरा है अम्लीकृत K2Cr2O7। इनकी उपस्थिति में एथेनॉल जो होता है वो एथेनोइक अम्ल के अंदर बदल जाता है। ये इसका फॉर्मूला खुला रूप में CH3 डबल बॉन्ड OOH, ये एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ठीक है, वापस देख लो एक बार कि एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ जब गर्म किया जाता है तो इस एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया आती है संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संकलन। यह संकलन अभिक्रिया, संकलन। ठीक है, संकलन में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। ठीक है ना, ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो यही है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, दूसरा सवाल आता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, ये दूसरा सवाल है, तो भी आंसर यही रहेगा। तीसरा सवाल आता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, क्या आएगा? एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एल्कीन जो होती है उसका क्या करना? हाइड्रोजनीकरण, एल्कीन। ठीक है ना, एथीन नहीं है, ये एल्कीन होता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका हाइड्रोजनीकरण जो है उसको अभिक्रिया के द्वारा समझाइए। तो तीन तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है और एक डायरेक्ट तरीके से आ सकता है कि भाई संकलन अभिक्रिया को लिखिए। ठीक है, अब ये संकलन अभिक्रिया से संबंधित सवाल जो है 2012 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है। ठीक है ना, या तो ये सिर्फ अभिक्रिया दे देगा यहाँ से और इसको यहाँ ए लिख देगा और इसको पूरा करना होगा, या फिर हाइड्रोजनीकरण के बारे में दे देगा, या संकलन अभिक्रिया पूछ लेगा, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है ये दे सकता है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो देखते हैं संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यानी ये देखो बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस जगह पर क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है जैसे वनस्पति तेल, उसको पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन है? एक तो पैलेडियम है और एक है निकेल उत्प्रेरक। ठीक है, इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर, किसको जोड़कर? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। क्या बनाता है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का योग, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे वनस्पति तेल है वो पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। देखिए ये समझिए कैसे होता है। जैसे ये वाला ही है, तो ये कार्बन है, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आर है। आर का मतलब एल्किल समूह, यहाँ पर कितने भी कार्बन जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है ना, आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। ठीक है ना, अब यहाँ पर यह क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग होगा, किसका? अब H2 है तो 2H कर दो ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से ये जो बंध है वो टूट जाता है। क्या होगा? ये बंध यहाँ से टूट जाएगा। जैसे यहाँ से ये बंध टूटेगा तो इसकी एक संयोजकता यहाँ आ जाएगी और इसकी संयोजकता यहाँ, क्योंकि कार्बन की 4 होती है तो 1 2 3 और ये चौथी खुली हो गई बंध टूटने से। अब इसकी देखो 1 2 3 और ये बीच वाली जो है वो टूट गई, वो अलग हो गई। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस जगह और एक हाइड्रोजन इस जगह जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या बन जाता है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। किसका? संतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने वाली जो विधि होती है
उसी को संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है, निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया नहीं होगी। अब यह उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का मतलब है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2012 में आया हुआ, 14 में आया हुआ, 17 में आया हुआ है। ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना। अब कुछ सामान्य बातें, जैसे हमेशा जंतु वसा जो होती है उसमें संतृप्त अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? संतृप्त अम्ल पाया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए भोजन को पकाने के लिए हमेशा असंतृप्त वसा का वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो जो भोजन है जो पकाया जाता है वो हमेशा असंतृप्त वसा वाले तेलों का उपयोग करके जो है पकाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, मांस का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये सवाल आ जाता है कि भाई मांस का अधिक सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जंतु वसा जो होती है उसमें संतृप्त अम्ल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त अम्ल, जो कि हानिकारक होते हैं, आसानी से उसका पाचन भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है कि भाई भोजन पकाने के लिए कैसे तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो असंतृप्त वसा, कौन सी? असंतृप्त वसा वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक नहीं होती, आसानी से इनका पाचन भी किया जा सकता है। फिर आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो 2012 में आई हुई है, 2014 में आई हुई है, 2017 में आई हुई है। ठीक है ना। या तो ये सीधा आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके अभिक्रिया पूछ लेता है, या फिर ये अभिक्रिया दे देगा और इसको पूरा करेगा कि भाई ये ए क्या है और ये बी लिख देगा कि ए और बी दोनों क्या है। तो देखता है भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये देखो ये संतृप्त है, मेथेन है। ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया कब होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ? क्लोरीन। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? क्लोरीन परमाणु एक एक करके हाइड्रोजन को हटा देता है। किसको? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। अब ये हटा रहा है क्लोरीन, किसको हटा रहा है? हाइड्रोजन को। इस हटाने को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको समझिए, जैसे ये मेथेन है, ठीक है, मेथेन की संरचना बना दो ऐसे CH4, ये क्लोरीन है Cl2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करता है? ये HCl बाहर निकाल देगा, ये सूर्य का प्रकाश H म्यू, तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा क्या? CH3Cl, ये ठीक है, यहाँ पर आके ये Cl जुड़ जाता है। तो 3 हाइड्रोजन शेष रहते हैं। कितने? अब यहाँ से तो ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ Cl जुड़ गया, ठीक है, और प्लस ये प्लस यहाँ पर ये क्या हो गया? HCl बाहर निकल गया, HCl, ये समझ जाना HCl, ये यहाँ पर नहीं, ये वाला निकाला देखो बाहर HCl। अब यही अभिक्रिया जब आगे और संपन्न करवाई जाती है, यानी और Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो वापस एक और HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब की बार क्या बनेगा? ये इस तरीके से, ये Cl, ये H और ये H, और यहाँ पर आके एक Cl जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन निकला यहाँ से, तो यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा। यही अभिक्रिया जब और आगे करवाई जाती है तो ये Cl और ये Cl, तो अब ये देखो यहाँ से ये HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये Cl आकर इस जगह पर जुड़ जाएगा। तो क्या बना? ये H, ये Cl, ये Cl, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा। अब और इसको आगे करवाएंगे ना, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बचा हुआ, इसकी जगह पर भी Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl। तो इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन जो होते हैं, ये वाले 1 2 3 4, इन चारों को जो है Cl के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया
जाता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर बता देता हूँ वापस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। ये देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4। ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब अपन यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन को, ये 2 Cl2 होता है, तो ये 2 Cl अपन ने अलग अलग लिख दिए। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा। ये H म्यू यानी सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ से माइनस हो गया क्या? HCl, ये निकल गया। अब ये Cl बचा हुआ ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये हो गया साइड वाला हाइड्रोजन, ये है नीचे वाला हाइड्रोजन, और यहाँ जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह आ जाएगा Cl। अब यही अभिक्रिया अगर और वापस आगे करवाते हैं तो ये Cl, तो यहाँ से अब क्या होगा? ये Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये जो Cl है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अगला क्या बन जाएगा? HCl और ये Cl, ठीक है। अब और इसको वापस क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे, इसके साथ क्लोरीन, ये Cl और ये Cl2 हो गया। अब क्या होगा? ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को और निकाल देगा। तो अब क्या बचेगा? यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ठीक है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर जो है वापस एक और आके Cl जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया जब तक चलती है जब तक पूरे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल जाए। तो अब अगली बार जब कराएंगे तो ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा। तो अंतिम उत्पाद जब अपन मेथेन जो होता है, इस मेथेन के जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, तो उस समय लास्ट में अंतिम उत्पाद जब यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, क्या आ जाएगा? लास्ट में यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? Cl। तो पूछे कि भाई मेथेन का क्लोरीनीकरण यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने पर, ठीक है ना, अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो कार्बन के ऊपर 4 Cl जुड़ जाते हैं। कितने? 4। तो इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं आप? अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि 4 है। कितने हैं? 4। और 4 करके लिख देता हूं अलग से। ये कार्बन है और यहाँ पर जो है चारों Cl आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चारों Cl। तो यहाँ अब इसका नाम क्या होगा? एक नंबर है कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो 1 होता है तब मोनो, 2 होता है डाई, 3 होता है ट्राई, और 4 होता है तो टेट्रा। तो यहाँ टेट्रा आएगा। क्या आएगा? टेट्रा। ये टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन, ये इसका सही नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका नाम होगा 1 क्लोरोमेथेन, और लास्ट वाले का नाम होगा जब चारों Cl जुड़ जाएंगे तो उसका होगा 1 टेट्रा क्लोरो। क्या होगा? टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब इसके बाद आते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। इसको अब ये सवाल जो है 2023 में आया हुआ है कि एथेनॉल के 2 गुण लिखिए। कितने? 2 गुण। तो सिंपल से 2 गुण लिखना है कि इसका सामान्य नाम जो है वो एल्कोहल होता है। सामान्य नाम क्या है? एल्कोहल। और यह कमरे के तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो एथेनॉल को सामान्य नाम क्या है? एथेनॉल का एल्कोहल, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है वो टिंचर आयोडीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? टिंचर आयोडीन। उसके अलावा कफ सिरप के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और टॉनिक के निर्माण में यानी ताकत की जो दवाइयाँ आती हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्कोहल जो होता है एक अच्छा विलायक होता है। ये चीज़ आपने यहाँ पर
ऐड कर देना है कि ये एक अच्छा क्या होता है, विलायक होता है, अच्छा विलायक। इस अच्छा विलायक होने के कारण ही बहुत सारे जो है अन्य कार्बनिक पदार्थों को इसके अंदर घोलकर बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे टिंचर आयोडीन का निर्माण किया जाता है, कफ सिरप का उपयोग, कफ सिरप के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और टॉनिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल के ये दो गुण धर्म है, यानी इसके गुण हैं। ठीक है, तो दो गुण पूछ ले तो ये दो गुण याद रखना है। पहला, इसका सामान्य नाम अल्कोहल है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा याद रखना, ये अच्छा विलायक होता है जिसके कारण इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो ये सीधी सादी अभिक्रिया है, ये है CH3 CH2 और ये OH। ऐसे दो अणु लेने हैं। कितने? दो अणु। और यहाँ पर जो है सोडियम लिया जाता है, इसके भी दो अणु, ये दो लिए तो ये भी कितने? दो। ये यहाँ से बंध टूट जाता है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ से बंध टूटेगा तो यहाँ से जो है दो सोडियम यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, दो है तो कितनी हाइड्रोजन निकलेगी? H2। तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया होगी और ये जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, CH3 CH2O, यहाँ तक ये है और पीछे क्या बचे? दो Na और ये यहाँ पर Na आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये माइनस होता है, यहाँ पर प्लस, इसके आगे लगा दो दो क्योंकि संतुलित करना है। प्लस पीछे कितने बचे? दो हाइड्रोजन बचे और ये दो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है, कौन सी धातु? सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड, इसका निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। फिर आता है अपन एथेनॉल का निर्जलीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड में इसको पूछा जा चुका है। एथेनॉल का निर्जलीकरण या एथेनॉल की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया लिखी है। ठीक है ना, तो दो रूप में आ सकता है। पहला तो है एथेनॉल का निर्जलीकरण और दूसरा आएगा एथेनॉल की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि को समझाइए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथीन बनाना है। क्या बनाना है? एथीन। तो करना क्या है? एथेनॉल जो होता है CH3 CH2OH एथेनॉल, इसको गर्म करना है केवल किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसके साथ गर्म करना है। कितने केल्विन ताप पर? 443 केल्विन तापमान पर इसको जब गर्म किया जाता है तो एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी एथेनॉल के अंदर से जल बाहर निकल जाता है और वो एथीन का निर्माण करता है। किसका? एथीन। ठीक है ना, कैसे निकलता है वो देखिए इधर। सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2OH, ये इसका फॉर्मूला, इसकी संरचना बना दी मैंने। ठीक है, CH3 CH2OH। अब क्या करना है? केवल और केवल 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण कैसे होगा कि अपने को यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लेना है और उसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया जाता है। दोनों तरफ से क्या लेना है? एक एक हाइड्रोजन लेना है और यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है वो उसको ग्रहण कर लिया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये यहाँ से नहीं लेकर, ठीक है, अभिक्रिया समझने के लिए करते हैं अपन ये कि यहाँ से OH और यहाँ से H ये हट जाएगा और पीछे क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, और यहाँ से ये OH और ये एक H मिलकर बना देता है क्या? H2O। तब चूंकि इस अभिक्रिया में जल बाहर निकलता है। क्या बाहर निकल रहा है? जल। इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहा
जाता है। तो जब एथेनॉल को, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, इस एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पर अपने को एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथीन, यानी एक प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो बन जाता है और यहाँ पर जल बाहर निकलता है। चूंकि इस अभिक्रिया में जल बाहर निकलता है इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। तो ये निर्जलीकरण शब्द आए तो आपको ये वाली अभिक्रिया करनी है, ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण शब्द आए तो यहाँ पर आपको कौन सी करनी? संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ये वाले देखिए, ये संकलन। तो हाइड्रोजनीकरण नाम आए तो संकलन करनी है और निर्जलीकरण नाम आ जाए, कौन सी? निर्जलीकरण। तो आप कौन सी अभिक्रिया करनी है? ये वाली एथेनॉल की जो है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया वाली, ये वाली अभिक्रिया आपको करनी पड़ेगी। और ऑक्सीकरण आ जाए तो सेकंड में जो दहन के बाद में पड़ी थी वो आपको करनी है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण आ जाए तो ये वाली करनी है, ठीक है। और इसमें आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से होते हैं, इसमें इनके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकारक कौन सा है। इस अभिक्रिया में देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का काम क्या है? ये एक निर्जलीकारक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? निर्जलीकारक। इसका मतलब क्या होता है कि एथेनॉल से जल बाहर निकालने में ये मदद करेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको निर्जलीकारक कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया के अंदर निर्जलीकारक के रूप में किसको लिया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। जिस प्रकार से वहां पर ऑक्सीकारक के रूप में लिया जा रहा था, यहाँ पर निर्जलीकारक के रूप में इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया जा रहा है। फिर आता है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। ये 2016 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया और 2017 के मेन एग्जाम में भी पूछा गया कि अल्कोहल के 2 प्रभाव बताइए, प्राणियों पर 2 प्रभाव बताइए, ठीक है। प्राणी तो क्या, मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं वो बताने आपको। तो देखिए कि जब अल्कोहल यानी मुख्यतः एथेनॉल जो होता है उसका सेवन किया जाता है तो शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव है उपापचय क्रिया जो होती है, शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है उपापचय क्रिया, वो धीमी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी, ठीक है। यानी भोजन का पाचन और ये जब जो है वो धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है तो शरीर की जो है उपापचय क्रिया जो होती है वो धीरे पड़ जाती है। दूसरा प्रभाव क्या है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाएगा? कमजोर, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि मानसिक दुविधा। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं भाई, इसके 2 ही अंग होते हैं, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क जो सही ढंग से काम नहीं करेगा तो मानसिक दुविधा होगी, यानी वो किसी अपने ही घर को नहीं पहचान पाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा उनिंदापन आ जाएगा और समन्वय की शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, ठीक है ना। उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, उसमें समन्वय की कमी हो जाएगी। समन्वय यानी हाथ और पैर जो है सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे, यानी अनुमस्तिष्क जो होता है वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिससे ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति जो है सही ढंग से न तो चल पाता है और न अपने हाथों का प्रयोग कर पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अल्कोहल के दुष्प्रभाव पूछे शरीर के ऊपर तो आपको पहला लिखना है कि भाई उपापचय प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा लिखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे मानसिक दुविधा होती है, उनिंदापन उत्पन्न होता है और समन्वय की जो है शरीर में कमी हो जाती है, ठीक है ना। याद रखना शराब अत्यधिक पीने पर अनुमस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए शरीर का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। मानसिक प्रभाव, अब होता क्या है कि भाई शराब पीने वाले व्यक्ति जो है वो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करेगा क्योंकि उसको नींद आएगी, लेकिन उसकी सोचने और समझने की क्षमता और मांसपेशियों का जो नियंत्रण है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यानी अत्यधिक शराब पीने पर धीरे धीरे उसके जो याददाश्त है, याद रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और उसके अलावा मांसपेशियां जो है वो उसके ऊपर नियंत्रण बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसलिए देखा होगा कि भाई अत्यधिक शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ जो है वो किसी वस्तु को पकड़ने पर कांपते हैं। फिर आता है भाई ये मेथेनॉल जो होता है वो एक घातक जहर होता है, यानी एथेनॉल जो होता है उसकी तुलना में मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का भी अगर प्रयोग कर ले तो वो जानलेवा हो सकती है,
ठीक है ना। यानी मेथेनॉल जो है वो एथेनॉल से भी घातक होती है। क्यों? ये सवाल पूछा जाता है कि मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा एथेनॉल की तुलना में जानलेवा या घातक हो सकती है। क्यों? तो उसका कारण क्या है कि जब कोई व्यक्ति मेथेनॉल का सेवन कर लेता है, किसका? इस मेथेनॉल का सेवन कर लेता है, तो ये मेथेनॉल जाता है यकृत के अंदर, अपने लीवर के अंदर जाएगा। ठीक है, लीवर में जाने के बाद क्या करता है, ये मेथेनॉल जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है। जैसे ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है तो वो मेथेनॉल में बदल जाता है। यानी मेथेनॉल जो है, जो अल्कोहल का ही रूप है, वो एल्डिहाइड यानी मेथेनॉल के अंदर बदल जाता है। फिर ये मेथेनॉल जो होता है वह क्या करता है कि यकृत की जो कोशिकाएं होती है उसका प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जो होता है उसको जमा देता है। जैसे दही कैसे जमता है, अंडा पकने पर कैसा जम जाता है, उसी तरह लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो जीव द्रव्य होता है, वो जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म में वो जम जाता है, जिससे व्यक्ति का लीवर कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा एथेनॉल की तुलना में घातक होती है। क्यों? तो याद रखना है कि भाई अपना जो यकृत होता है लीवर, उसके अंदर जाकर मेथेनॉल जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो मेथेनॉल में बदल जाता है। और ये मेथेनॉल जो होता है, ये मेथेनॉल वो यकृत की कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को जमा देता है। जिस प्रकार अंडा पकने पर जमता है उसी तरह ये पका देता है, जिससे लीवर जो होता है यकृत वो कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा जो है, ये तो पहला प्रभाव हो गया मेथनॉल का। दूसरा एक भाई ये जो है व्यक्ति में अंधापन ला देता है। क्यों? क्योंकि जो चाक्षुष तंत्रिका होती है, आंख से संबंधित जो तंत्रिका होती है वो प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति जो है वो अंधा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा एथेनॉल की तुलना में अधिक घातक होती है। क्यों? तो एक तो लीवर जो है वो यकृत डैमेज करता है और एक अंधापन लाता है। फिर आता है विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल ये 2012 और 2017 के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि विकृत अल्कोहल कैसे बनाया जाता है या विकृत अल्कोहल किसे कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, ये जो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल, ठीक है ना, अपन ने पहले पढ़ा भाई एथेनॉल जो होता है वो एक अच्छा विलायक होता है, यानी उसके अंदर दूसरे अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलाकर बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं उद्योगों के अंदर। तो एथेनॉल जो होता है वो नशे करने में भी उपयोग लिया जाता है, पीने के लिए। तो उद्योग यानी जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर एथेनॉल का इस्तेमाल गलत नहीं हो, यानी पीने के लिए नहीं हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको विकृत कर दिया जाता है। विकृत का मतलब है कि इस एथेनॉल के अंदर थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं मेथेनॉल। क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल। और मेथेनॉल मिलाते ही ये जहरीला हो जाता है। क्या हो जाएगा? जहरीला। उसके अलावा इसकी पहचान आसान बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, रंजक मिलाते हैं और कैसा रंग, नीला रंग कर दिया जाता है। कैसा? नीला। तो पूछेगा विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, तो उद्योगों के अंदर एथेनॉल को, उद्योगों के अंदर एथेनॉल को इस्तेमाल को पीने के लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल मिलाकर जहरीला बना दिया जाता है और साथ में रंजक मिलाकर इसका रंग जो है वो नीला कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं उसको अपन विकृत अल्कोहल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विकृत अल्कोहल। उसके बाद आता है भाई ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्वच्छ ईंधन के रूप में। किसके रूप में? स्वच्छ ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का जो है उपयोग किया जा सकता है। कैसे करते हैं कि गन्ने का जो रस होता है, यह याद रखना है, मोलेसस क्या होता है? सीरा। ठीक है ना। और किससे बनाया जाता है? तो गन्ने का जो रस है उससे एक पदार्थ बनाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलेसेस। क्या बोलते हैं? मोलेसेस या सीरा कहते हैं। इसकी किण्वन विधि के द्वारा, इसके जो है किण्वन विधि के द्वारा ही एथेनॉल बनता है। क्या बनेगा? एथेनॉल। तो गन्ना का रस लिया जाता है, उससे जो है मोलेसेस यानी सीरा बनाया जाता है और फिर उसको किण्वन किया जाता है, यानी उसको सड़ाया जाता है। तो सड़ाने पर जो एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब स्वच्छ ईंधन के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, तो कुछ देशों में पेट्रोल जो होता है उस पेट्रोल में इस अल्कोहल को मिला दिया जाता है, एथेनॉल को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ये जो है पेट्रोल केवल कार्बन डाइऑक्साइड
और जल ही उत्पन्न करते हैं, यानी अन्य गैसें उत्पन्न नहीं करते, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है एथेनॉल का उपयोग कैसे किया जाता है कि पेट्रोल के अंदर थोड़ी सी जो है एथेनॉल की मात्रा मिला दी जाती है, जिसके कारण जब इसका दहन होता है तो ऑक्सीजन अगर भरपूर मिल रही है और उसका दहन होता है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण होता है, अन्य गैसें यहाँ पर बनती नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए भी जो है एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं यानी पेट्रोल और डीजल जिसमें एथेनॉल नहीं मिला हुआ, उसको जब जलाया जाता है, ठीक है ना, उसको जलाया जाता है तो ध्यान रखना है सल्फर किसकी, एक तो सल्फर, ठीक है ना, और एक नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड वाली गैसें निकलती है। कौन सी गैसें? ऑक्साइड वाली गैसें, ऑक्साइड वाली गैसें, ऑक्साइड वाली गैसें यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इस प्रकार के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैसें वायुमंडल में मुक्त होती है। वापस बोल रहा हूं कि पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना, जो वाहनों के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं, जब उनका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैसें भी बाहर निकलती है, जो वायु का और जल का क्या करती है? प्रदूषण। जल का कैसे करेगी? अम्लीय वर्षा के रूप में। किसके रूप में? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा इसी से तो होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैसें जो हैं वो वायुमंडल में चली जाती है, जब बिजली तड़कती है तो उससे ऊर्जा प्राप्त करके वो ये गैसें क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है और वर्षा के जल का जो पीएच का मान है वो कम हो जाता है, और इस प्रकार की वर्षा जो होती है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल जब वाहनों के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैस से बाहर निकलती है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। ये आपको अलग से एक्स्ट्रा याद कर देना है, ठीक है। फिर आता है एथेनॉइक अम्ल। फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है, 2023 सप्लीमेंट्री एग्जाम में इसकी संरचना पूछी गई थी। तो एथेनॉइक अम्ल जो होता है CH3COOH, ठीक है ना, ये अपन ने IUPAC में भी इसका पढ़ लिया पहले ही। तो ये कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, लास्ट वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह का जो है सूत्र जोड़ना है अपने को, और इस कार्बन पर जो है अपने को इसकी संयोजकता हाइड्रोजन जोड़कर पूरी कर देनी। 4 संयोजकता होनी चाहिए। देखो इसकी 1 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, और इस कार्बन के भी 4, देखो 1 2 3 और ये 4, तो 4 संयोजकता पूरी हो गई। ये संरचना होती है किसकी? एथेनॉइक अम्ल की। ये 2023 के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था। एथेनॉइक अम्ल की जो है, एसिटिक अम्ल की जो है सामान्य संरचना बनी है। अब इस एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ये याद रखना है, एसिटिक अम्ल जो है सामान्य नाम है, और इसका IUPAC नाम पूछेगा तो आपको लिखना है एथेनॉइक अम्ल। क्या लिखना है? एथेनॉइक अम्ल। अब इस जो एसिटिक अम्ल होता है उसका 3 से 4% वाला जो विलयन होता है उसको सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका, ठीक है ना। ये जो मार्केट के अंदर अचार आता है जिसमें तेल नहीं डला हुआ होता है, खट्टे खट्टे लगते हैं, उसके अंदर सिरका मिलाया जाता है परिरक्षण करने के लिए, यानी उसको खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से एथेनॉल के गुण पूछे थे उसी प्रकार इसका भी पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिख देना कि इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। इसका 3 से 4% विलयन जो होता है उसको सिरका कहते हैं। इसका गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। कितना? 290 केल्विन। इसीलिए जब ठंडी जलवायु होती है तब ये जम जाता है। तब क्या होगा? जम जाता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो क्या होता है कि एथेनॉइक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, जब सर्दी का मौसम होता है तो तापमान कम होगा, और तापमान कम होने के कारण वो जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। फिर इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा एस्टरीकरण अभिक्रिया, जो 2012, 2023 और 2025 3 वर्ष
जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, ये वाली अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया है? एस्टरीकरण। अब देखो क्या होता है इसमें कि इसमें जो है एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या होता है कि एथेनोइक अम्ल जो है किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बना देता है। क्या बना देता है? एस्टर। तो आप तो सीधा सा याद रखना है कि एथेनोइक अम्ल जो होता है वो किसकी? किसी भी अम्ल की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया जा रहा है? अम्ल ही लिया जा रहा है। तो एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बना देता है? एस्टर का निर्माण कर देता है। कैसे करता है वो देखिए। ये है अपना एथेनोइक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और यहाँ पर जो है अपन लेते हैं एथेनॉल। इसको मैं ऐसे उल्टा लिख देता हूँ OH CH2 और ये CH3। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। इसको मैंने उल्टा लिखा है तो CH3 CH2 OH। ठीक है, ये ले लिया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जल यहाँ से बाहर निकल जाता है और बाकी जो बचा हुआ है वो एज इट इज एज जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड बचा हुआ है, इसके साथ में O जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला अपन लिखते हैं पहले। उसके बाद ये जो बचा हुआ है इधर वाला ये लिख देते हैं, ये इसके साथ में जोड़ देना CH2 और ये CH3। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने को एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना एस्टरीकरण क्या होता है कि जब एथेनोइक अम्ल जो है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो एथेनोइक अम्ल जो है वो एस्टर का निर्माण कर देता है। किसका? एस्टर का निर्माण कर देता है। अब ये जो एस्टर बनता है उसकी कुछ विशेषताएं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है अपने को ये ध्यान रखना है। तो एस्टर जो होता है वो उसकी गंध जो होती है वो मृदु होती है। कैसे होती है? मृदु, यानी मध्यम जो है इसकी गंध आती है। इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने के अंदर किया जाता है। किसमें? इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इत्र यानी वो सेंट वेंट आते हैं वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि चॉकलेटें मिलती है स्ट्रॉबेरी की, मैंगो की, इमली की, तो उसमें कोई वास्तविक रूप से उन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल उनके जैसे स्वाद उत्पन्न किए जाते हैं और इसको उत्पन्न करने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका? इस एस्टर का ही उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है एस्टर जो है गंध उसकी मृदु होती है जिसके कारण इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है आगे कि भाई अपन ने ये एस्टर तो बना दिया, लेकिन अब आगे इस एस्टर से वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल जो है अपन इसको वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ये बना है उसी के अंदर इसको वापस बदला जा सकता है। उसके लिए क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवानी। किसकी? एस्टर की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस अभिक्रिया करवाई जाती है, और ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो ये वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देगा। क्या बनाएगा? एक तो अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। क्यों? क्योंकि इसी से साबुन तैयार किया जाता है। अभिक्रिया को देख लो इधर। ठीक है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो पहले 4 लाइन छोड़कर ये अभिक्रिया लिख देनी है, फिर इस अभिक्रिया को देखकर ये ऊपर वाला आराम से लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं वो देखिए कि ये है हमारा एस्टर। ठीक है ना, इस एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है
तो हमें वापस एथेनॉल प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। यानी ये तो है सोडियम और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण अपने को प्राप्त हो जाता है। अब कैसे अभिक्रिया होती है ये इधर देखिए, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 कह दो या CH2CH3 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। इसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH। तो यहाँ से देखो ये बंध यहाँ से टूट जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से इसका बंध ये यहाँ से टूट जाता है। तो ये सोडियम आकर जो है इसके साथ जुड़ जाता है और ये OH जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसके साथ जुड़ेगा तो देखो C2H5OH, ये C2H5OH एथेनॉल बन गया और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O बचा हुआ, इसके पास में आकर ये सोडियम जुड़ जाता था CH3COONA। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है और इस अभिक्रिया का उपयोग जो साबुन बनाने में किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण। तो सीधा भी सवाल पूछ सकता है कि भाई साबुनीकरण अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको यह अभिक्रिया लिखनी है, या ये पूछ सकता है कि भाई एस्टर से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, तो आपको देखो ये एस्टर है और इससे एथेनॉल और ये सोडियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, यानी सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है क्षारक के साथ अभिक्रिया, किसकी, इस एथेनोइक अम्ल की जो है, एसिटिक अम्ल की जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो ये सेम ही ऊपर है जैसे लमसम। तो क्षारक के साथ, क्षारक कौन सा है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, एथेनोइक अम्ल के साथ। किसके साथ, एथेनोइक अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड बन जाता है और साथ में यहाँ पर जल मुक्त होता है। तो देखो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल जो है, कौन सा अम्ल, ये वाला एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। और उस लवण का नाम क्या है, सोडियम एथेनॉइड या सोडियम एसीटेट। ये लवण बनेगा जिसका नाम है सोडियम एसीटेट और साथ में क्या मुक्त होता है, जल मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, जल। सिंपल सी अभिक्रिया देखो, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। यहाँ पर ये NaOH, क्या बना, NaOH। यहाँ से जो है ये बंध टूट जाता है, ये टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH, ये मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो H2O। ये H2O बन गया और पीछे जो बचा हुआ जोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में ये Na। तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये एक O जुड़ा हुआ और ये सोडियम जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये मैंने खुला रूप में लिखा है और आपको अभिक्रिया में इस प्रकार से लिखना है कि सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में जल मुक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एथेनोइक अम्ल की जो अभिक्रिया है उसमें अब 2 अभिक्रियाएं पढ़नी, एक तो एस्टरीकरण अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया। और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है वो 2025 के अंदर आया वो प्रश्न है, ठीक है ना। ये वाले अभिक्रिया 2025 में पूछी गई है और एस्टरीकरण जो अभिक्रिया है वो देखिए 2012, 2023 और 2025, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब आते हैं, अगला है मिसेल और ये मोस्ट वांटेड सवाल है। देखो 2023, 2024 और 2025 कंटिन्यू ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले साल आ गया तो इस बार नहीं पूछेगा, कोई भी सवाल जो है रिपीट वापस हो सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं अपन मिसेल के बारे में। साबुन का अणु, सवाल आए साबुन का अणु तो भी यही लिखना है, मिसेल की संरचना यही लिखना है और साबुन कैसे झाग बनाता है और कैसे गंदगी साफ करता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है। यानी 3 तरीके से पूछा जाएगा लेकिन इसका आंसर जो है वो एक ही होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, देखो मिसेल या साबुन का अणु। तो इसमें देखो अधिकांश जो गंदगी जो होती है यानी जो मैल होता है उसकी प्रकृति कैसे होती है,
तेलीय होती है, यानी चिकनाहट वाला होता है मैल, इसलिए वो तेलीय प्रकृति की होती है। ठीक है, जो जल के अंदर नहीं घुलती है, यानी अगर पानी से अपन कोई भी गंदा कपड़ा धोगे, ठीक है ना, जिसमें मैल लगा हुआ है, तो वो तेलीय प्रकृति का होता है, वो जल में कितना भी धोगे वो साफ नहीं होगा। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? साबुन का। किसका? साबुन का। अब पूछा जाएगा कि भाई साबुन होता क्या है? तो साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले, क्या होगा? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का, किसका? कौन से अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी COOH वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कौन से लवण? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है ना, ये अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना, ये वाला देखो, सोडियम का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, इसलिए ये देखो साबुनीकरण है, क्योंकि ये साबुन बनाएगा ये। तो सोडियम का कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबी श्रृंखला वाला जो लवण होता है, जिसमें सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई भी काम में लिया जा सकता है, उसको साबुन बोलते हैं। तो साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें सोडियम काम में लिया जाता है, और नहाने के लिए जो सॉफ्ट साबुन आते हैं उसमें पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। अब जैसे इसको जो है क्या किया जाता है? पानी में घोला जाता है, साबुन लगाया जाता है कपड़ों के ऊपर, तो इसके अंदर दो छोर होते हैं। एक आयनिक सिरा होता है जो जल के अणुओं के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? जल के अणु। ये आयनिक सिरा देखो, सोडियम प्लस बाहर की तरफ जो होता है वो आयनिक सिरा होता है। कौन सा सिरा? ये देखिए आयनिक सिरा होता है, ये गोल गोल जो चारों तरफ बने हुए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो गोल गोल ऐसे बने हुए हैं चारों तरफ, ये आयनिक सिरा है। कौन सा सिरा है? ये वाला। ये बाहर की तरफ जो है वो आयनिक सिरा होता है। तो आयनिक सिर जो है वो जल के अणुओं से, और हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है, कौन सी? ये पीछे की तरफ देखो, ये वाली, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है वो तेल के अणुओं से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना है कि जब साबुन लगाया जाता है गंदे कपड़ों के ऊपर, तो एक संरचना बनती है। क्या बनती है? संरचना, जिसमें आयनिक सिरा जो होता है वो जल की तरफ बाहर की ओर होता है, अणु जल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला जो भाग होता है वो अंदर की तरफ मैल के साथ, यानी तेल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तेल के अणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक विशेष प्रकार की गोलाकार संरचना का निर्माण करता है। इस संरचना को ही अपन मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो इस प्रकार से एक मिसेल संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसमें आयनिक सिर बाहर की ओर होता है और जल में इमल्सन बना देता है। ठीक है ना, आयनिक जो होता है सिरा वो कहाँ होता है? बाहर की तरफ, और जल के अंदर एक इमल्सन का निर्माण कर देता है, झाग का निर्माण कर देता है। ये साबुन के ये मिसेल जो है वो गंदगी को जल में से खींच लेते हैं, यानी यहाँ से ये देखो चारों तरफ से ये इस मैल को घेर लिया, घेरने के बाद इसको ये मिसेल की संरचना क्या करती है? जल की सतह पर ले आती है। जैसे जल की सतह पर लिया जाती है तो जल में कपड़ों को जब खगाला जाता है, ठीक है ना, तो कपड़ों से ये जो मैल जो होता है वो मिसेल के साथ बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से मिसेल जो होता है वो, मिसेल की जो संरचना होती है साबुन के अंदर, वो गंदगी को मिटाने काम में ली जाती है। तो वापस एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि अधिकांश जो गंदगी होती है वो तेलीय होती है। कैसी होती है? तेलीय, जो आसानी से जल के अंदर घुलती नहीं है। अब फिर सेकेंड पॉइंट में याद रखना है कि साबुन जो होता है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, कौन से? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम कपड़े धोने का और पोटेशियम नहाने वाला सॉफ्ट साबुन जो होता है वो इसका बना होता है। अब इसके अंदर साबुन के अणु के अंदर दो सिरे होते हैं, एक आयनिक सिरा होता है और एक पूंछ वाला हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है। आयनिक सिरा जो होता है वो जल के अणुओं के साथ जुड़ा होता है, और हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है, कौन सा? हाइड्रोकार्बन वाला जो पूंछ वाला सिरा वो तेल के अणुओं से जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक संरचना बना देता है जिसे मिसेल संरचना कहते हैं, जिसमें आयनिक सिर जो होता है वो बाहर की ओर होता है और कार्बनिक पूंछ जो होती है वो अंदर की ओर होती है, और ये मिलकर जो है जल में एक इमल्सन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमल्सन। ठीक है ना, फिर ये साबुन जो है वो क्या करता है? मिसेल जो होता है साबुन के अंदर, जो मिसेल के अणु होते हैं वो
जल में खिंच जाते हैं और खिंचने के कारण जल में जो है इसको कपड़ों को खगालने पर इससे मिसेल के साथ में तेल या गंदगी जो होती है वो बाहर त्याग दी जाती है, जिसे अपन ब्रश या हाथ से जब हटाते हैं तो वो वहां से मिसेल के साथ गंदगी हटा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो साबुन का जो झाग बनेगा, उस साबुन के झाग में जो मिसेल होते हैं वो मिसेल क्या करता है, जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, उस झाग के ऊपर साबुन का जो झाग है जिसमें मिसेल के अणु होते हैं उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य के प्रकाश का जो है मिसेल के द्वारा प्रकीर्णन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिसके कारण ही जो साबुन का जो ये विलियन या झाग जो होता है वो बादल के जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसके जैसा? बादल, ठीक है ना, बादल की तरह दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो प्रकाश वाला चैप्टर उसमें ये सवाल जो है अलग से अगर पूछ भी सकते हैं कि भाई साबुन का जो घोल होता है, जो झाग होता है वो बादल जैसा क्यों दिखाई देता है, तो याद रखना है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है इस साबुन के ऊपर पड़ता है तो साबुन के अंदर जो मिसेल की संरचना होती है वो मिसेल क्या करती है, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो झाग जो होता है वो बादल जैसा अपने को दिखाई देता है। ये साबुन का जो घोल होता है वो कोलाइडी विलियन होता है। कैसा? कोलाइडी। ये भी याद रखना आपको, अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले भाई साबुन का जो घोल है वो किस प्रकार का विलियन होता है, तो कोलाइडी विलियन होता है। कैसा? कोलाइडी। फिर आता है अपमार्जक। अपमार्जक यानी जो ये सर्फ एक्सेल, एरियल, निरमा, वॉशिंग पाउडर, ये वाले अपमार्जक कहलाते हैं। ये 2025 में आया हुआ था। इस दोनों की तुलना के रूप में पूछा जाता है कि ये अपमार्जक जो होता है वो साबुन से श्रेष्ठ होता है, क्यों? ऐसा सवाल आपके पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं कि अपमार्जक होता क्या है। तो अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। किसके? अमोनियम। वो तो थे क्या? सोडियम और पोटेशियम के लवण। और ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। और इन्हें अक्सर सामान्य नाम क्या होता है? बिना साबुन वाले साबुन। बिना साबुन वाले साबुन यानी साबुन की तरह साफ सफाई कपड़े को धोने में काम में लिया जाता है लेकिन साबुन की तरह नहीं दिखता है, तो बिना साबुन वाले साबुन भी कहा जाता है इसको, अपमार्जक को। अब साबुन बनाम अपमार्जक यानी साबुन से ही अपमार्जक श्रेष्ठ होता है, क्यों? ठीक है ना, यानी जो खारा पानी है, कठोर जल, उसके अंदर साबुन जो होता है वो झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक जो होता है वो झाग दे देता है। ऐसा क्यों होता है? तो साबुन जो है वो क्या करता है भाई, साबुन जो है वो कठोर जल जो होता है उस कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। कौन से आयन? एक तो कैल्शियम आयन और एक मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना। ये आयन जो होते हैं उनके साथ ये क्रिया कर देगा। क्या कर देगा? क्रिया कर देता है और सफेद अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाता है जिसे स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम। जिसके कारण साबुन व्यर्थ हो जाता है, यानी ये झाग उत्पन्न नहीं करता है और ये सफाई भी ठीक से नहीं कर पाता, यानी कपड़े जो है गंदे रह जाते हैं झाग उत्पन्न नहीं होने के कारण। तो देखो साबुन में क्या कमी होती है कि साबुन कठोर जल जो होता है, कौन सा जल? कठोर जल। उस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करके एक सफेद और अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बना देता है जिसे स्कम बोलते हैं, जिसके कारण साबुन जो है व्यर्थ हो जाता है, यानी सफाई ठीक से नहीं कर पाता है। तब हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। किसका? अपमार्जक। अब अपमार्जक जो है इससे बेस्ट क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अपमार्जक जो है उसके आवेशित सिरे जो होते हैं, कौन से सिरे? आवेशित सिरे, वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, ये जो ऊपर पड़े कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, इनके साथ अभिक्रिया करके कोई भी अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब ये पदार्थ अघुलनशील पदार्थ बनता ही नहीं है तो ये आसानी से झाग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अपमार्जक को साबुन से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो वापस बता देता हूँ भाई साबुन से अपमार्जक श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि साबुन जो होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और
मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके क्रिया करके सफेद अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाता है, जैसे स्कम कहते हैं, जिसके कारण साबुन व्यर्थ हो जाता है, यानी झाग उत्पन्न नहीं करता है और सफाई ठीक से नहीं कर पाता है। तब हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक क्या करता है कि चाहे जो कठोर जल हो या मृदु जल हो, कठोर जल हो या मृदु जल हो, उसमें इसके अंदर जो आवेशित सिरे होते हैं वो कठोर जल के साथ आसानी से जो है अभिक्रिया नहीं करता है और कैल्शियम यानी कठोर पानी के अंदर उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, जिससे आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है और कपड़े जो है आसानी से साफ कर देता है। अब आते हैं अपमार्जक के फायदे क्या है। तो फायदा क्या है, ये कठोर पानी हो या मृदु पानी हो, यानी कठोर जल हो या मृदु जल हो, दोनों के अंदर प्रभावी होता है, दोनों में झाग उत्पन्न करेगा। इसलिए इसका उपयोग शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। कपड़े धोने के जो पाउडर आते हैं, सर्फ एक्सेल, निरमा वॉशिंग पाउडर, वो उसके अंदर निर्माण में किया जाता है। और बर्तन साफ करने वाले जो तरल पदार्थ आते हैं, विम वाला लिक्विड, ठीक है ना, उस बर्तन धोने वाले तरल पदार्थों में भी अपमार्जक का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक झाग पैदा करता है, जिससे सफाई जो होती है वो आसानी से हो जाती है। तो पूछे कि भाई शैम्पू, कपड़े धोने के पाउडर और बर्तन साफ करने वाले तरल पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग करेंगे अपमार्जक का। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रभावी होता है। फिर ये 2017 और 2025 के अंदर ये सवाल आया हुआ है क्या, कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। ये दो देखो 2017 और 2025। तो इस बार क्या है कि समय बचाने के लिए जो है कौन सा सवाल कौन सा टॉपिक कौन से वर्ष में पूछा गया, उसके ऊपर ही जो है या साइड में जो है उसका वर्ष लिख दिया गया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो है कब कब पूछे गए सवाल है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा गया था। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, ये तो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये जो है उच्च एल्कोहलों के बेंजीन सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है ना। यानी सल्फोनेट, एक तो बेंजीन सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं या अमोनियम के लवण होते हैं, ठीक है। और ये कठोर जल में कोई कार्य नहीं करता है साबुन, जबकि ये कठोर हो चाहे मृदु जल हो, सभी प्रकार के जल में ये कार्य करता है, यानी झाग उत्पन्न करता है अधिक। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, जो पीछे वाले पार्ट में भी पूछ सकता है, आसानी से विघटित हो जाने के कारण भूमि एवं जल को कम प्रदूषित करते हैं, यानी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ये क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं, जिसके कारण इनका आसानी से जो विघटन कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है, जिससे प्रदूषण कम फैलता है। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो आसानी से विघटित नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, भूमि और जल का प्रदूषण होता है। यानी सर्फ का पानी अगर तालाब के अंदर डालते हो तो तालाब का पानी अत्यधिक गंदा हो जाएगा। तो ये आसानी से विघटित नहीं होते अपमार्जक, जिसके कारण भूमि यानी मृदा और जल दोनों प्रदूषण जो है इसके द्वारा फैलाए जाते हैं। यानी ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है, जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है, यानी जीवों के द्वारा इसका अपघटन नहीं किया जा सकता है। फिर साबुन जो होते हैं वो महंगे होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर आपको ये याद रखना है। उसके अलावा एक छोटा सा सवाल है जो अपने चौथे पार्ट के अंदर जो है एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना, वो दहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दहन जो क्रिया अपन ने पढ़ी थी उससे संबंधित है। भाई नीली ज्वाला के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है और उसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पीली ज्वाला के साथ और काले धुएं के साथ जलता है। उसी के अंदर एक नीचे बॉक्स में एक विशेष जानकारी दे रखी है कि जब किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, ठीक है ना, तो जलाने पर जो है वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, ज्वाला। और कुछ एक पदार्थ होते हैं जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है ये पूछ ले तो ध्यान रखना है कि अगर अपन किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, पदार्थ को जलाते हैं, ये पदार्थ को जलाते हैं, तो अगर जलाया और जलाने पर कोई वाष्पशील पदार्थ बन गया, कैसा पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है,
वाष्पशील पदार्थ का, तो वही ज्वाला उत्पन्न करते हैं। वही क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने घरों के अंदर जो एलपीजी जो सिलेंडर होता है गैस का, उसके अंदर जब अपन उसको जलाते हैं तो जलाने पर वो क्या ज्वाला उत्पन्न करता है, वही फ्लेम होती है ब्लू कलर की, ठीक है ना। तो ज्वाला उत्पन्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब उसको जलाया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ बनता है। क्या बनता है? वाष्पशील पदार्थ बनता है, जिसके कारण ही ज्वाला उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब कोयले को जलाया जाता है, किसको? कोयले को, तो जैसे गैस के अंदर जो है ज्वाला उत्पन्न होती है, वैसी ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वाष्पशील पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी पदार्थ को जलाया जा रहा है और वाष्पशील पदार्थ बनते हैं तो वहां ज्वाला उत्पन्न होगी, और अगर वाष्पशील पदार्थ नहीं बनता है तो यहाँ पर ज्वाला भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये चौथा चैप्टर, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और पूरा का पूरा पाठ जो है उसका आपका रिवीजन जो है आज समाप्त होता है। अब अगला कल की तारीख में अगला जो है वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बड़ी आसान लैंग्वेज के अंदर समझाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।